सोशल मीडिया पर जिन किताबों की बहुत ज्यादा हाइप चल रही हो, हम में से हर कोई उन किताबों को लाजमी पढ़ना चाहता है। लेकिन जब आप ये नोट करना शुरू करें कि एक ऐसी किताब है जिसको लोग इस हद तक प्रमोट कर रहे हैं कि लोग उसके टैटू अपने जिस्म के ऊपर बनवा रहे हैं, लोग उस किताब के कैरेक्टर्स को डिस्कस करके रोए जा रहे हैं, कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर उस किताब को पढ़ते हुए चीखों पुकार करते हुए नजर आ रहे हैं। एज ए रीडर आप मजबूर हो जाते हैं कि उस किताब को लाजमी पढ़ा जाए। आप उस किताब को पढ़ लेते हैं, उस किताब के बारे में अपनी राय अपनी कम्युनिटी से डिस्कस करते हैं और जो पहला फीडबैक आपके पास आता है वो आता है ये। ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैंने अ लिटिल लाइफ किताब के बारे में अपना रिव्यू इस चैनल पर शेयर किया था। इस किताब को बहुत ज्यादा हाइप मिली हुई थी और ये बहुत लेंथी किताब थी। हालांकि मेरी एक्सपर्टीज सेल्फ हेल्प बुक से रिलेटेड ही है, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर था कि किस हद तक कोई मजबूर हो सकता है एक किताब को पसंद करते हुए कि वो उस किताब को टैटू अपने जिस्म के ऊपर बना ले, और एक नहीं हजारों की तादाद में लोग इस तरह के मजाक में मुलविस हो जाए। फिर मैंने उस किताब को पढ़ा और उसका एक डिटेल्ड रिव्यू इस चैनल पर अपलोड किया। बुक लवर्स कम्युनिटी से मुझे मिलता जुलता रिस्पॉन्स मिला, लेकिन ज्यादातर रिस्पॉन्स उसी तरह का था जो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूं। फिर मैंने यह महसूस किया कि शायद मैंने इस किताब को पढ़ने और उसको समझने में कोई गलती महसूस की हो। क्यों ना इस किताब को दोबारा पढ़ा जाए। अब मैं उस किताब को दोबारा पढ़ चुका हूं। अब आपके सामने एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने उस किताब को पढ़ा, उसके बारे में एक रिव्यू दिया, फिर अपने उस रिव्यू को कंफर्म करने के लिए उस किताब को दोबारा पढ़ा। लिहाजा अगर आप अ लिटिल लाइफ किताब के बारे में इंटरेस्टेड हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं या उसकी स्टोरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस वीडियो के एंड तक आप बेहतरीन फैसला कर चुके होंगे कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं। कान्या हनागियारा की किताब अ लिटिल लाइफ 4 दोस्तों की कहानी पर मुश्तमिल है। इस कहानी का जो हीरो है वो ज्यूड सेंट फ्रांसिस है। ज्यूड सेंट फ्रांसिस एक यतीम बच्चा होता है जिसकी परवरिश एक चर्च में होती है। उस चर्च में परवरिश के दौरान इसको मुख्तलिफ मजालिम का सामना करना पड़ता है। इसको फिजिकली और मेंटली अब्यूज किया जाता है। जब ये कुछ बड़ा और समझदार हो जाता है तो एक ल्यूक नामी शख्स उसको चर्च से भगा ले जाता है, इस वादे पर कि वो उसको चर्च की जिंदगी से आजादी दिलवाएगा। लेकिन वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको फिजिकली अब्यूज करता है और उसको जिस्म फरोशी पर मजबूर करता है। कुछ अरसे तक वो इसी तरह के मजालिम मजीद बर्दाश्त करता रहता है और जब वो 15 साल का होता है तब उसको पुलिस हिरासत में ले लेती है। पुलिस की हिरासत में आने के बाद अदालत यह फैसला करती है कि उसका जो जिस्म फरोशी का काम था वो तो ल्यूक उससे करवा रहा था, वो छोटा सा बच्चा था, लिहाजा उसमें उसका कोई कसूर नहीं, उसको हुकूमत की जानिब से एक कॉलेज में भेज दिया जाता है। यहाँ पर यानी कि 15 साल की उम्र में उसके ऊपर जो मजालिम हो रहे थे उनका तो इख्तिताम हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो ट्रॉमा होता है वो ताहयात उसके साथ रहता है। इसी कॉलेज में उसकी मुलाकात बकिया 3 दोस्तों से होती है जिनमें जेबी यानी कि जीन बॉब्सन, मेलकम और विलियम शामिल होते हैं। ज्यूड सेंट फ्रांसिस, जिसको नॉवेल में बार बार ज्यूड ही कहा गया है, वो एक बहुत ही काबिल एडवोकेट बनकर उभरता है। अपने प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज में तो वो एक्सेल करता रहता है, लेकिन उसके साथ जो ट्रॉमा गुजरा होता है वो उससे कभी अपनी जान नहीं छुड़ा पाता। वो रात को ब्लेड के साथ अपने जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ कट लगाने का आदी बन चुका होता है। जब तक वो अपने जिस्म को अजियत और तकलीफ नहीं पहुंचाता उसको चैन और सुकून नहीं मिलता। वो इस हद तक अपने ऊपर जुल्म करने का आदी हो चुका होता है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते वो इस कदर कमजोर और इस कदर वीक हो जाता है कि वो व्हील चेयर तक आ जाता है। उसके करीबी दोस्त उसको बारहा इस बात पर मना करते रहते हैं, लेकिन वो बाज नहीं आता। ज्यूड की जिंदगी का जो पहला विलिंग रिलेशनशिप होता है वो कैलेब नामी शख्स से होता है। कैलेब अगेन एक बहुत ही बुरा शख्स होता है जो ज्यूड को बहुत टॉर्चर करता है, उसको फिजिकली अब्यूज करता है और उसके ऊपर मार धाड़ के सिलसिले जारी रखता है। जो स्टोरी प्रोसीड करती रहती है आपको यही लगने लगता है कि ज्यूड सेंट फ्रांसिस की जिंदगी में कोई खुशी नहीं आने वाली है। तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा चेंज आता है जो उसकी जिंदगी में होप ले आता है। ज्यूड का एक उस्ताद होता है हेरोल्ड। हेरोल्ड वो शख्स होता है जिसका एक बच्चा जिसका नाम जैकब होता है वो बचपन में इंतकाल कर चुका होता है और उसकी जिंदगी में एक बेटे की सख्त कमी होती है। ज्यूड की शख्सियत से मुतासिर होते हुए उसके उस्ताद हेरोल्ड और उसकी बीवी जोलिया ज्यूड को अपने बेटे के तौर पर एडॉप्ट कर लेते हैं। ज्यूड सेंट फ्रांसिस की जिंदगी में कुछ बेहतरी आती है लेकिन वो नॉर्मलाइज नहीं हो पाता। वक्त गुजरते साथ साथ ज्यूड का जो एक दोस्त होता है विलियम, वो एक बहुत बड़ा स्टार बन चुका होता है। वो फिल्म्स और एक्टिंग की दुनिया में जाना पहचाना नाम बन जाता है और फिर एट द लेटर स्टेज ज्यूड और विलियम जो के बचपन के साथी होते हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं। विलियम ज्यूड का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। लगता यही है कि ज्यूड की जिंदगी अब खुशहाल गुजरेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। विलियम की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। उस वक्त ज्यूड सेंट फ्रांसिस की उम्र
51 बरस होती है। ये वो सदमा होता है जिससे ज्यूड सेंट फ्रांसिस कभी भी निकल नहीं पाता। विलियम की इंतकाल के बाद 3 सालों तक ज्यूड फ्रांसिस अपने ऊपर तशद्दुद और जुल्म किए रखता है, अपने आप को टॉर्चर करता रहता है, सुसाइड की कोशिशें करता रहता है और 54 बरस की उम्र में एट द एज ऑफ 54 वो सुसाइड करके अपने आप को खत्म कर देता है। अब जहां तक आप स्टोरी और प्लॉट की बात करेंगे तो एक शख्स है जिसके ऊपर बचपन में तशद्दुद और जुल्म किया जाता है। जब वो बड़ा होता है तो वो उसी ट्रॉमा को लेकर आगे चलता है। वो गे रिलेशनशिप्स में बार बार एंटर होता है और एट द एंड सुसाइड कर लेता है। अब मुझे बताइए कि इस स्टोरी में आप कहां से इंस्पिरेशन लाएंगे, या फिर क्या एक ऐसी स्टोरी है जिसको मुआशरे की सख्त जरूरत है? क्या ये स्टोरी किसी हवाले से कोई पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करने का काम कर रही है? मेरे नजदीक तो बिल्कुल नहीं। लिहाजा 2 मरतबा इस कहानी को पढ़ने के बावजूद मैं इस बात पर कायल हूं कि ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसको बहुत ज्यादा प्रमोट किए जाने की जरूरत है। हाँ, जहां तक राइटर के लिखने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, नो डाउट। जैसे इसमें कैरेक्टर है जीन बाब्स्टेन, वो एक पेंटर होता है और जब राइटर जीन बाब्स्टेन की पेंटिंग्स को एक्सप्लेन करता है वो इस तरह लग रहा होता है कि एक प्रोफेशनल पेंटर जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा है उसकी पेंटिंग्स की। उसी तरह जब ऑथर विलेन की एक्टिंग स्किल्स की बात करता है तो उसमें अगेन आपको वही एक्सपर्टीज नजर आती है जो किसी काबिल डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की एक्सपर्टीज हो। लिहाजा जो राइटिंग स्टाइल है ऑथर का उसमें तो उसको 10 आउट ऑफ 10 है, नो डाउट। लेकिन जहां तक बात स्टोरी और प्लॉट की है उससे मुझे सख्त इख्तिलाफ है। अपनी गुज़श्ता वीडियो में दर्जनों नेगेटिव कमेंट्स के बाद एक पॉजिटिव कमेंट जो मुझे महसूस हुआ, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इस कमेंट में जो मेरे फेलो हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें, किसी शख्स के साथ इस मुआशरे में ज्यादती हो, किसी के ऊपर जुल्म हो, कोई शख्स बचपन में ट्रॉमा से गुजरा हो, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा मौजूद है जो उस ट्रॉमा को समझ सकता है, जो उस ट्रॉमा को उसी नजर से देख सकता है जिससे वो गुजरा है। लिहाजा इसी वजह से ये किताब ज्यादातर लोगों को कनेक्ट कर रही है, ज्यादातर लोगों की फीलिंग्स को टच कर रही है कि शायद कभी न कभी वो इसी ट्रॉमा से गुजरे हों और वो सारी जिंदगी इसी बात के मुंतजर रहे हों कि कोई तो हो जो उनके ट्रॉमा की कैफियत को समझ सके। और ये किताब उनके फ्रेंड के तौर पर काम करती नजर आती है। जहां तक बात इस ओपिनियन की है तो किसी हद तक ये ओपिनियन ठीक है, लेकिन इस ओपिनियन को डिटेल में समझने के लिए और ये ओपिनियन ठीक है या गलत, इसके नतीजे तक पहुंचने के लिए आपको मेरी वो प्रीवियस वीडियो लाजमी देखना पड़ेगी। जब आप ये वीडियो देख लेंगे तभी आप इसको कंक्लूड कर सकेंगे कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं, या मेरा इस किताब को डिसलाइक करना मुनासिब बात है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही, मुलाकात होगी इस वीडियो में।